अमीर बहन के घर शादी में पहुंचा गरीब भाई। बहन ने किया बेइज्जत तो गरीब भाई ने दे डाला ऐसा शगुन कि बड़े बड़े अमीरों की भी आंखें फटी रह गईं। राजन और अमन दोनों एक ही मां की कोख से जन्मे थे, एक ही आंगन में खेले, एक साथ मां की कहानियां सुनी। लेकिन जिंदगी का सफर अजीब होता है। कभी कभी एक ही रास्ते पर चलने वाले दो इंसान बिल्कुल अलग मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आज बड़ा भाई राजन सफलता की उस ऊंचाई पर खड़ा था जहां से उसे बाकी लोग चींटियों जैसे छोटे नजर आते थे। उसका बिजनेस चरम पर था। शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। उसका घर कम और महल ज्यादा लगता था। विदेशी डिजाइनरों के कपड़े, बड़ी बड़ी पार्टियां और झूठी शान और शौकत। राजन की जिंदगी बस इन्हीं चीजों में सिमट कर रह गई थी। उसकी पत्नी रजनी भी उसी मिट्टी की बनी थी। रजनी के लिए इंसान की इज्जत उसके व्यवहार से नहीं, बल्कि उसकी गाड़ी की लंबाई और कपड़ों की कीमत से तय होती थी। दूसरी तरफ था छोटा भाई अमन। उसकी जिंदगी उस 3 पहिए वाले ऑटो में सिमटी हुई थी जिसे वो सुबह से शाम तक चलाता था। उसकी रोजी रोटी उसी ऑटो के भरोसे थी। उसके पास बैंक बैलेंस नहीं था, पर सुकून का वो खजाना था जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। किसी की भी मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। उसकी पत्नी आरती तो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप थी। साधारण सूती साड़ी में भी उसकी सादगी ऐसी चमकती थी कि महंगे गहनों की चमक भी फीकी पड़ जाए। उस छोटे से घर में गरीबी जरूर थी, पर दरिद्रता नहीं थी। अभाव था, पर असंतोष नहीं था। दोनों का मन शीशे जैसा साफ था, पानी जैसा निर्मल। लेकिन जल्द ही एक ऐसा वाकया होने वाला था जो तय करने वाला था कि असली अमीर कौन है। एक दोपहर उनकी मां जानकी जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार तेज था। टेस्ट करवाया तो पता चला कि उन्हें डेंगू हुआ है। जानकी जी का शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। दर्द के मारे कराह रही थी। हालांकि जानकी जी अपने छोटे बेटे अमन के साथ रहती थी, लेकिन फर्ज के नाते बड़े भाई राजन को भी यह खबर पहुंचा दी गई। मां की ऐसी हालत देखकर अमन ने अपने काम को वहीं छोड़ अपने ऑटो को ऑटो स्टैंड पर खड़ा कर दिया। दिन की कमाई की परवाह किए बिना जल्दी से घर आ गया। उसने मां को पास के सरकारी अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी और आराम करने की सलाह दी। घर लौटकर अमन और आरती मां की सेवा में जुट गए। डॉक्टर के कहे अनुसार आरती ने उनके माथे पर गीली पट्टियां रखीं, हल्दी वाला दूध तैयार किया और समय पर दवाइयां देने लगी। मां की हर जरूरत का ध्यान वे दोनों पूरी लगन से रख रहे थे। राजन 2 दिन बाद शाम को अपनी एक महत्वपूर्ण मीटिंग समाप्त करके पहुंचा। उसकी महंगी गाड़ी अमन के छोटे से घर के बाहर आकर रुकी, जैसे कोई राजा किसी दरिद्र की कुटिया में आया हो। वह पत्नी रजनी के साथ जब अंदर आया तो उसके महंगे परफ्यूम ने कमरे की हवा बदल दी। मां, अब कैसी तबीयत है? उसकी आवाज में महज एक औपचारिकता थी। जानकी जी ने कमजोरी से आंखें खोलीं और फीकी मुस्कान के साथ कहा, पहले से बेहतर हूं बेटा, और जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। अमन और आरती मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं। तभी आरती ताजे फलों के रस से भरा गिलास एक साधारण सी ट्रे में लेकर कमरे में आई और सासू मां को पिलाने लगी। तभी जानकी जी मुस्कुराते हुए बोली, देख रहे हो, सारा दिन यूं ही सेवा करती है मेरी। इसके रहते मुझे कुछ हो सकता है क्या भला? यह बात सुनकर रजनी मुंह बनाकर रह गई। राजन ने कमरे में चारों ओर एक सरसरी निगाह डाली, जैसे किसी चीज का मूल्यांकन कर रहा हो। फिर इधर उधर देखते हुए नफरत से बोला, छी, इतने मच्छर घूम रहे हैं यहां वहां। अगर मच्छरों को मारने के लिए स्प्रे करवा लिया होता तो आज मां बीमार ना पड़ती। उसकी बात सुनकर जानकी जी बोली, मच्छर मारने की दवा मेरी तबीयत को रास नहीं आती ना, इसलिए नहीं करवाया। थोड़ी देर दोनों पति पत्नी असहजता से बैठे रहे। फिर राजन ने पूछा, किस डॉक्टर को दिखाया है? अमन ने सहजता से कहा, भैया, वो पास के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को दिखाया है। इलाज अच्छा चल रहा है, तबीयत में सुधार है। क्या सरकारी अस्पताल? राजन ऐसे चौंका जैसे अमन ने कोई गुनाह कर दिया हो। वह तमतमाकर खड़ा हो गया। तुम्हारी अक्ल तो ठीक है? मेरी मां और सरकारी अस्पताल? उसकी भौहें तन गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मां को सरकारी अस्पताल ले जाने की? क्या वहां ढंग का इलाज होता है? वहां तो लोग बस मौत का इंतजार करते हैं। अगर पैसों की कमी थी तो मुझसे मांग लिए होते। कम से कम मेरे स्टैंडर्ड का तो ख्याल किया होता। वह अपनी जेब में हाथ डालकर बटुआ निकाल ही रहा था कि जानकी जी ने अपने कांपते हाथ से उसे रोक दिया। नहीं राजन, मुझे किसी प्राइवेट अस्पताल की जरूरत नहीं है।
मेरे लिए सबसे बड़ी दवा मेरे बच्चों का प्यार है, जो मुझे यहां भरपूर मिल रहा है। जितना ख्याल ये दोनों रख रहे हैं, उतना तो बड़े अस्पताल की नर्सें भी नहीं रखेंगी। राजन ने अपनी मां की बात सुनकर नाखुशी से मुंह फेर लिया। उसके मन में विचार कौंधा, मैं चाहूं तो शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर अभी यहां खड़ा कर सकता हूं, लेकिन इस टूटे फूटे घर में उसे बुलाऊंगा तो मेरी ही बेइज्जती होगी। उसने तुरंत अपना अत्याधुनिक मोबाइल निकाला और शहर के एक नामी गिरामी डॉक्टर को फोन मिलाया। फोन पर उसने मां की स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया और फिर कॉल काटकर एक विशेषज्ञ की तरह बोला, डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें नारियल पानी और बकरी का दूध पिलाओ, इससे प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ेंगे। इतना कहकर उसने जेब से 5,000 रुपये के कुछ कड़क नोट निकाले और मां के तकिए के नीचे रखते हुए कहा, ये लो मां, अपने लिए नारियल पानी और बकरी का दूध मंगवा लेना, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। इसी बीच आरती रसोई से एक और ट्रे लेकर आई। भैया, भाभी, आप लोग भी जूस ले लीजिए। राजन और रजनी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घृणा का भाव था। उन्होंने बिना गिलास को छुए कहा, नहीं, हमें इच्छा नहीं है। चलो भी, देर हो रही है हमें, हमारी शाम की फ्लाइट है, रजनी ने अपनी महंगी घड़ी देखते हुए कहा। फिर मां की ओर मुड़कर एक औपचारिक वाक्य अपने मुंह से निकाला, अपना ध्यान रखना मां जी, और दोनों दरवाजे की ओर ऐसे बढ़े जैसे किसी कैद से रिहा हो रहे हों। उसके बाद दोनों का फोन तक नहीं आया। मां का हालचाल जानने के लिए पैसे देकर राजन ने अपने बेटे होने का फर्ज जो निभा दिया था। जानकी जी के मन में अपने बड़े बेटे और बहू की यह निष्ठुरता चुभ गई, लेकिन अमन और आरती की निस्वार्थ सेवा ने जानकी जी के घायल मन पर मरहम का काम किया था। इधर रजनी तो जैसे अपने देवर और देवरानी को नीचा दिखाने की मुहिम पर निकली हुई थी। कोई भी मौका हो, वह अमन और आरती को अपमानित करने से नहीं चूकती थी। जब कभी किसी पारिवारिक कारण से अमन और आरती उनके महलनुमा घर में जाते, तो रजनी की निगाहें पहले उनके साधारण कपड़ों को स्कैन करती, फिर जैसे ही वे सोफे से उठते, रजनी उस बेशकीमती चादर को ऐसे सहलाती जैसे उनके बैठने से वो अपवित्र हो गई हो। एक बार तो हद ही हो गई। रजनी ने ताना मारते हुए कहा, अरे आरती, कभी कुछ ढंग के कपड़े भी पहन लिया करो ना, हमेशा ये सस्ती सी सूती साड़ियां। मेरे पास तो इतनी ड्रेसेस और सूट्स हैं कि एक एक को बस 1 या 2 बार पहनती हूं, फिर अलमारी में धूल खा रहे होते हैं। बताओ तो, चाहिए हो तो ले जाना। ऐसी ऐसी ड्रेसेस हैं जो शायद तुमने सपनों में भी न देखी हों। ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह अमन के कानों में उतर जाते। उसका खून खौल उठता, मगर वह घूंट पीकर रह जाता। वह अपनी गरीबी पर नहीं, बल्कि अपनी भाभी की छोटी सोच पर शर्मिंदा होता। जबकि आरती एक शांत मुस्कान के साथ जवाब देती, दीदी, भगवान ने हमें जितनी चादर दी है, हम उसी में पांव पसारते हैं, और इसी में हम बहुत खुश हैं। रिश्तेदारी और समाज में तो राजन और रजनी का रुतबा आसमान पर था। हर कोई उनकी अमीरी के कसीदे पढ़ता रहता। यहां तक कि उनकी बहन अंजू भी सिर्फ अपने अमीर भाई पर जान छिड़कती थी। उसे मालूम था कि ससुराल में उसकी जो इज्जत है, वो राजन के पैसे और रुतबे की वजह से ही है। छोटे भाई को तो वो पूछती भी नहीं थी। और आखिरकार वो मौका आ ही गया जब रिश्तों की असली परख होनी थी। अंजू की इकलौती बेटी की शादी तय हो गई। अंजू और उसके पति खुद एक चमचमाता डिजाइनर कार्ड लेकर राजन के घर पहुंचे। घंटों बैठे, चाय नाश्ते का दौर चला और बड़े भाई भाभी को शादी में आने का भरपूर मान मनुहार से भरा न्योता दिया गया। वहीं अमन के घर एक नौकर के हाथ कार्ड भिजवा दिया और औपचारिकता निभा दी। अंजू ने अपनी मां जानकी जी को फोन करके कहा, मां, आपको तो आना ही है। लेकिन उस पूरी बातचीत में उसने अपने छोटे भाई और भाभी का जिक्र तक नहीं किया। यह अपमान अमन और आरती के दिलों में चुभ रहा था, पर दोनों ने खामोशी से उसे सह लिया। शादी का दिन नजदीक आने लगा। जानकी जी का दिल अपने छोटे बेटे की माली हालत और समाज में उसके संभावित अपमान की सोचकर बैठा जा रहा था। एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर राजन से कहा, बेटा राजन, तू शगुन में बहुत ज्यादा पैसे मत देना, बस उतना ही देना कि तेरा छोटा भाई भी तेरी बराबरी कर सके। समाज में उसकी भी थोड़ी इज्जत रह जाएगी। मां की यह बात सुनकर राजन और रजनी जोर से हंस पड़े, जैसे जानकी जी ने कोई मजाक सुना दिया हो। रजनी ने अपने व्यंग्य बाण चलाते हुए कहा, अरे मां जी, हम तो अपनी हैसियत के हिसाब से ही देंगे ना, इसमें अमन की बराबरी कहां से आ गई? वो एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर है, हमारा इतना बड़ा बिजनेस। अरे हम तो पूरे 51,000 रुपए देंगे, 1 पैसा कम नहीं,
समाज में हमारी भी तो कोई इज्जत है ना, एक रुतबा है। राजन ने भी तुरंत अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। वो तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था जहां वो अपनी अमीरी का खुलकर प्रदर्शन कर सके और अपने छोटे भाई को उसकी औकात दिखा सके। मां का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। इधर अमन भी चिंता के समंदर में डूब रहा था। वो भी अपनी लाडली भांजी की शादी में दिल खोलकर खर्च करना चाहता था, लेकिन ऑटो चलाकर दिन के कुछ 100 रुपये कमाने वाला इंसान 51,000 रुपये के शगुन का ख्वाब भी कैसे देख सकता था। आरती ने अपने पति के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं। उसने अमन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आप क्यों इतना परेशान होते हैं? रिश्ते कोई तराजू पर तो तौले नहीं जाते ना, वो तो प्यार और आशीर्वाद के धागों से बुने जाते हैं। हम जो भी देंगे अपने दिल से देंगे। फिर भी पति की चिंता दूर करने के लिए उसने हिम्मत दिखाई। सुनिए, मेरे पास मां के दिए हुए 2 सोने के कंगन हैं, हम उन्हें बेच देते हैं। अमन ने तड़पकर इनकार कर दिया। नहीं आरती, बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हारी मां की आखिरी निशानी है, मैं इन्हें हरगिज नहीं बेचूंगा। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तुम्हारा स्त्रीधन नहीं छीन सकता, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। उसने अपने दोस्त से कुछ उधार लेने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। शादी से एक दिन पहले जब वे किसी काम से राजन के घर गए तो रजनी ने अपने जहर में बुझे शब्दों से एक और वार किया। अमन, सच बताऊं, तुम्हें और आरती को तो शादी में जाना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे ये साधारण कपड़े और वो छोटा मोटा शगुन देखकर लोग क्या सोचेंगे? बेकार में अपनी बहन की बेइज्जती करवाओगे उसके ससुराल वालों के सामने। यह सुनकर अमन का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान पर हथौड़े से वार कर दिया हो। वो कुछ कहना चाहता था, पर बड़े भाई के घर में और छोटे होने की मर्यादा ने उसके होंठ सिल दिए। वो भारी मन से वहां से लौट आया। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन अमन अपनी मां और पत्नी को अपने ऑटो में बिठाकर शादी के वेन्यू पर पहुंचा। ऑटो की फट 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 की आवाज महंगी गाड़ियों के हॉर्न के शोर में दब रही थी। जैसे ही वे उतरे, उनके ठीक पीछे एक चमचमाती बिल्कुल नई लग्जरी कार ने हॉर्न बजाया। राजन बड़ी शान से कार से उतरा। उसने वो कार उसी दिन 80 लाख रुपए देकर शोरूम से निकलवाई थी, सिर्फ शादी में अपना रुतबा दिखाने के लिए। पूरी शादी में बस राजन और रजनी के ही चर्चे थे। कोई राजन के महंगे सूट की तारीफ कर रहा था तो कोई रजनी के लाखों के हीरे के हार और डिजाइनर साड़ी की। राजन ने सबके सामने पूरी शान से अपनी बहन अंजू के हाथ में 51,000 रुपये का मोटा लिफाफा पकड़ाया और कैमरों की फ्लैश चमक उठी। वही अमन नजरें झुकाए एक कोने में अपनी बहन के पास पहुंचा और चुपचाप 1100 रुपये का एक छोटा सा लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। अंजू ने लिफाफा लिया, पर उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, बस एक औपचारिकता थी। पूरे समारोह में अमन और आरती अजनबियों की तरह एक कोने में खड़े रहे। लोग उनके पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे वे नजर ही ना आ रहे हो। अंजू और उसके पति ने भी औपचारिक कैसे हो के अलावा कोई खास बात नहीं की, जबकि बड़े भाई भाभी को तो वो गर्व से अपनी बेटी के ससुराल वालों से मिलवा रहे थे। ये मेरे भाई है, बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं। जानकी जी का दिल अपने छोटे बेटे के इस अपमान से रो रहा था। वो मन ही मन भगवान से बस एक ही दुआ मांग रही थी कि उसका छोटा बेटा तरक्की करे और उसे भी समाज में सम्मान मिले। खैर, शादी संपन्न हुई। बेटी की विदाई के समय माहौल गमगीन हो गया और भारी मन से अंजू ने अपनी बेटी को विदा किया। डोली के साथ दुल्हन का भाई यानी अंजू का बेटा भी गया, जैसा कि रस्म होती है। मेहमानों की भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। पंडाल में अब बस नजदीकी घरवाले और टेंट वाले मजदूर बचे थे जो अपना सामान समेटने में लगे हुए थे। इसी भाग दौड़ के बीच अचानक एक मजदूर का पैर फिसला और लोहे का भारी पोल सीधा राजेश के सिर पर आ गिरा। एक पल को सब सुन्न रह गए और अगले ही पल चीख उठे। राजेश के सिर से तेजी से खून बहने लगा और वो वही जमीन पर गिर पड़े। अंजू पागलों की तरह चिल्लाई, कोई कुछ करो, इन्हें अस्पताल ले चलो। उसकी नजरें सबसे पहले अपने अमीर और साधन संपन्न भाई राजन पर पड़ी। भैया भैया, जल्दी गाड़ी निकालिए, देखिए कितना खून बह रहा है। अंजू जोर जोर से चिल्ला रही थी। एक बार तो राजन अपनी जगह से थोड़ा सा हिला, लेकिन उसके कदम अपनी नई नवेली कार की ओर बढ़ने से पहले ही ठिठक गए। उसकी आंखों के सामने एक तरफ खून से लथपथ जीजा थे और दूसरी तरफ उसकी ब्रांड न्यू लग्जरी कार की चमचमाती सीटें। उसके दिमाग में एक पल के लिए इंसानियत और भौतिकवाद के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। खून के धब्बे, नई कार की सीटें खराब हो जाएंगी, ये धब्बे आसानी से नहीं जाते।
यह सब 1 सेकंड में उसके दिमाग से गुजर गया। वो अपनी जगह से टस से मस न हुआ। उसे परवाह थी अपनी नई नवेली कार की। राजन, देख क्या रहा है, जल्दी गाड़ी निकाल, देख कितनी चोट आई है तेरे जीजा को, जानकी जी चीखी। परंतु राजन ने एक बेहद बेतुका और शर्मनाक तर्क दिया। मां, आज ही शोरूम से गाड़ी निकलवाई है, पूरी 80 लाख की है, खून से गंदी हो जाएगी। यह सुनकर जैसे अंजू और जानकी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस भाई की दौलत पर अंजू आज तक नाज करती आई थी, उसी भाई का यह रूप देखकर वो अंदर तक हिल गई। तभी पीछे से फट 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 की जानी पहचानी आवाज आई। अमन अपना ऑटो लेकर वही आ पहुंचा था। उसने तुरंत टेंट वालों की मदद से राजेश को ऑटो की पिछली सीट पर लिटाया। आरती ने राजेश का सिर अपनी गोद में रख लिया और खून रोकने के लिए अपने आंचल का एक हिस्सा फाड़कर घाव पर बांध दिया। अमन ने ऑटो को हवा की रफ्तार से अस्पताल की ओर दौड़ा दिया। अंजू का चेहरा पीला पड़ चुका था और आरती राजेश के सिर की पट्टी को संभालते हुए लगातार हिम्मत बंधाती जा रही थी। जैसे तैसे अमन पूरे ट्रैफिक को चीरते हुए अपने घायल जीजा को लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचते ही कंपाउंडर दौड़ता हुआ आया, स्ट्रेचर मंगवाया और राजेश को तुरंत इमरजेंसी में ले जाया गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए, चेहरे पर गंभीरता थी। काफी खून बह चुका है, तुरंत AB पॉजिटिव ब्लड चाहिए, वरना हालत बिगड़ सकती है। सब सकते में आ गए। इतने में हॉर्न बजाती हुई वही लग्जरी कार अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। राजन, रजनी और जानकी जी तेज कदमों से अंदर आए। राजन ऊंची आवाज में बोला, कहां है जीजा जी, क्या किसी चीज की जरूरत है? डॉक्टर ने पास आकर कहा, ब्लड चाहिए और तुरंत AB पॉजिटिव ब्लड चाहिए। अंजू ने उम्मीद भरी नजरों से राजन की ओर देखा। भैया, आपका ब्लड ग्रुप तो EB पॉजिटिव है ना? प्लीज भैया। सब राजन की ओर देख रहे थे। वह हिचकिचाया, बहाने तलाशने लगा। तभी रजनी तपाक से बोली, अंजू, तुम्हें पता है ना, इनकी तबीयत कई महीनों से ठीक नहीं, कमजोरी है, ऐसे में ब्लड देना रिस्क है। राजन ने भी कमजोर सी आवाज में हामी भर दी, हाँ, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। अंजू की आंखों में बची हुई आखिरी उम्मीद भी जैसे मर गई। तभी पीछे से एक शांत लेकिन मजबूत आवाज आई, मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, मैं खून दे सकती हूं। आरती थी। सबके चेहरे उसकी तरफ घूम गए। डॉक्टर ने तुरंत टेस्ट कराया, सब ठीक निकला और कुछ ही देर बाद राजेश के शरीर में आरती का खून चढ़ने लगा। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर ने आकर कहा, अब खतरा टल गया है, समय पर ब्लड मिल गया, जान बच गई। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन इस 1 घंटे ने पूरे परिवार की सोच हमेशा के लिए बदल दी। जिस भाई के पास संसाधन थे वह पीछे हट गया और जिस बहू को हमेशा गरीब और साधारण कहकर ताने दिए गए, उसने अपने रिश्ते को अपने खून से सींचकर जिंदा कर दिया। अंजू की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, गहरे पश्चाताप के आंसू। उसने आगे बढ़कर अपने छोटे भाई अमन के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दे अमन, आज तूने मुझे दिखा दिया कि इंसान दिल से अमीर होता है, पैसे से नहीं। जिस दौलतमंद भाई की अमीरी पर मैं इतराती थी, उसे मेरे सुहाग से ज्यादा अपनी नई गाड़ी की परवाह थी। और तूने और आरती ने मेरे पति को नई जिंदगी दी। होश में आने के बाद राजेश भी अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने अमन से हाथ जोड़कर माफी मांगी। आज उन्हें समझ आया था कि असली शगुन 51,000 रुपये का लिफाफा नहीं था। असली शगुन तो रिश्तों का प्यार और अपनापन ही था, जिसे दौलत की चमक में वे देख ही नहीं पाए थे। थोड़ी देर बाद राजन महंगे फलों और जूस की बोतलों से भरे बैग लेकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ, चेहरे पर वही बनावटी चिंता। उसने अंजू से कहा, देख अंजू, मैं जीजा जी के लिए फल और ताजा जूस लाया हूं, जीजा जी की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। अंजू ने उसकी तरफ एक ठंडी सपाट नजर से देखा। भैया, जब 5 मिनट पहले इनकी जान बचाने के लिए आपका खून चाहिए था, तब तो आप पीछे हट गए और अब ये सब दिखावा कर रहे हो। उधर मेरे पति का सिर फट गया था, उनकी जान जा रही थी और आपको अपनी महंगी गाड़ी की पड़ी थी। एक पल भी नहीं सोचा आपने यह कहने से पहले कि मेरे पति के खून से आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। कमजोरी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन जो भरोसा टूट गया है उसे वापस कैसे लाओगे? अब राजन के का चेहरा फीका पड़ गया। वह जवाब ढूंढते ढूंढते खामोश हो गया। जानकी जी, जो अब तक खामोश थीं, अपने गुस्से को और नहीं रोक पाईं। राजन, यह दिखावा करने की अब कोई जरूरत नहीं है। रिश्ते उस धागे की तरह होते हैं जो एक बार टूट जाएं तो जुड़ते नहीं
और अगर जोड़ने की कोशिश करो भी तो गांठ पड़ जाती है। तूने अपनी जिंदगी में खूब दौलत कमाई, पर जब जिंदगी ने तुझे इंसानियत की कसौटी पर परखा तो तू फेल हो गया बेटा। ऐसी दौलत और शोहरत किस काम की जो जरूरत के वक्त अपनों के ही काम न आ सके। वार्ड में एक भारी खामोशी पसर गई। वार्ड में माहौल भारी हो गया। रजनी, जो आमतौर पर हर बात में तेज बोलती थी, इस बार चुप थी। उसकी नजरें नीची थीं और जुबान से कुछ कहते नहीं बन पा रहा था। अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर वे दोनों बुझे हुए मन से वापस लौट गए। उनकी गाड़ी की सीटें तो बेदाग थीं, पर जमीर पर जो दाग लग चुका था उसे दुनिया का महंगे से महंगा भी डिटर्जेंट साफ नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।